बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव एन एंटोनियम फॉर ईच गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद बोथ वर्ड्स। कि हर दिए गए लफ्ज़ का मुतज़ाद दें, इनका उलट मीनिंग बताएं और दोनों लफ्ज़ों को जुमलों में भी इस्तेमाल करें। अब कौन कौन से अल्फाज हैं? सबसे पहले हमारे पास वर्ड है रिच, टॉप, near, लाइट, ब्राइट, नॉइज एंड लवली। तो पहला वर्ड क्या था? रिच। रिच मीन जरखेज, अमीर, सरसब्ज़ो शादाब। तो क्या सेंटेंस बनाया? पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद रिच लैंड, कि पाकिस्तान को जरखेज ज़मीन से नवाजा गया है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? पुअर मीन खराब, गरीब। ही हैज़ अ पुअर हेल्थ, उसकी सेहत खराब है। सेकेंड वर्ड इज टॉप। टॉप मीन बलाई हिस्सा। He lives at the top of this building, वो इस इमारत के बलाई हिस्से में रहता है। तो टॉप का ऑपोजिट क्या होगा? लोअर, निचली, मातहत। I also work in lower court, मैं मातहत अदालत में काम करता हूँ। थर्ड वर्ड इज नियर। नियर मीन करीब। He lives near his school, वो अपने स्कूल के करीब रहता है। नियर का ऑपोजिट होगा फार। फार मीन दूर। The mosque is not far from here, मस्जिद यहाँ से दूर नहीं है। नंबर 4 इज लाइट। लाइट मीन रोशनी, बत्ती। लाइट्स ऑफ द कार आर आउट ऑफ ऑर्डर, के कार की बत्तियां खराब हैं। लाइट का ऑपोजिट क्या होगा? डार्क। डार्क मीन तारीक। He lives in a dark house, वो एक तारीक घर में रहता है। The next word is bright. Bright mean रोशन। The sun was bright, सूरज रोशन था। ब्राइट का ऑपोजिट क्या होगा? डिम, मध्यम। डोंट स्टडी इन डिम लाइट, के मध्यम रोशनी में मत पढ़ें। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉइज। नॉइज मीन शोर। देयर वाज नॉइज इन द क्लासरूम, कमरे जमात में शोर था। तो नॉइज का ऑपोजिट होता है साइलेंस, खामोशी। देयर इज साइलेंस इन द हॉल, हॉल में खामोशी थी। नंबर 7 इज लवली। लवली मीन दिलकश, प्यारा। द फ्लावर इज लवली, फूल प्यारा है, खूबसूरत है, दिलकश है। लवली का ऑपोजिट क्या होगा? अगली, बदनुमा, बदशक्ल। अ टोड हैज एन अगली स्किन, मेंढक की जिल्द बदनुमा होती है। तो ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आ रहा है उसमें क्या कह रहा है? डेनोटेशन और कॉनोटेशन का कॉन्सेप्ट उसने पूछा है। डेनोटेशन क्या होती है? डेनोटेशन कहते हैं लघवी मानी। इट इज द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी कि ये लुगत और लफ्ज़ का लघवी मानी होता है। यानी कि वो किसी लफ्ज़ को जब हम डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करते हैं, उसके जो डिक्शनरी का मीनिंग हम देखते हैं वो डेनोटेशन के अंदर कहलाता है। इसका ऑपोजिट होता है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है? इस्लाही मानी। इट इज़ द इमोशनल, कॉन्टेक्सचुअल, कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग्स। ये एक जज्बाती सियाको सबाक के मुताबिक सकाफती मानी होता है, जो एक लफ्ज़ के मानी के अंदर और दर्जे से मंसूब किया जाता है। यानी कि सम टाइम हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देकर या अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट देकर हम किसी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं, ठीक है? उसको हम कॉनोटेशन कहते हैं। इस्लाह के अंदर उसका क्या मीनिंग है, ये कॉनोटेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट में एग्जाम्पल उसने दी है, जैसे होम, हाउस, रेजिडेंस, ड्वेलिंग। अब ये चारों लफ्ज़ क्या हैं? डेनोटेशन के अंदर अगर हम देखें तो कहता है ऑल दीज वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच समवन लिव्स, कि इन चारों लफ्ज़ों के ये तमाम अल्फाज हमने पढ़े, होम, हाउस, रेजिडेंस एंड ड्वेलिंग, कहते हैं इन तमाम लफ्ज़ों में मतलब ऐसी जगह है जहाँ इंसान रहता है। इन चारों लफ्ज़ों के जब हम डेनोटेशन के अंदर मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखेंगे तो यही मीनिंग निकलेगा। लेकिन जब हम इसकी कॉनोटेशन के अंदर जाएंगे तो होम क्या होता है? होम कहता है कोजी, लविंग, कंफर्टेबल, फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि होम ऐसी जगह होता है, ऐसा घर होता है जिसमें सुकून महसूस होता है। हाउस क्या होता है? हाउस भी घर होता है, लेकिन क्या कहता है? द एक्चुअल बिल्डिंग, असल इमारत होती है ये। यानी कि होम के अंदर और हाउस के अंदर डिफरेंस क्या है कि होम में इंसान रहते भी हैं, ठीक है? उनके अंदर फीलिंग्स, एहसास, जज्बात होते हैं, सिक्योरिटी होती है। हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम है, एक इमारत का नाम है। रेजिडेंस क्या होती है? रेजिडेंस कहता है कोल्ड विदाउट फीलिंग, कहते हैं रेजिडेंस सर्द और बगैर एहसास के
जो बिल्डिंग होगी उसको हम रेजिडेंस कहते हैं। डिवेलिंग क्या होती है? प्रीमिटिव और बेसिक, इनके बुनियादी और इब्तदाई दौर का। अब इस चीज को जहन में रखते हुए कहता है इस पार्ट को सॉल्व करें कि विच कॉनोटेशन इज मोर पॉजिटिव, कि कौन सा इस्तिलाही मफहूम जो है वो ज्यादा मुस्बत है, ज्यादा पॉजिटिव है। तो आवर ट्रिप टू द ख्योरा माइंस वाज, दो ऑप्शन है, फाइन एंड वंडरफुल। तो ज्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन कौन सी है? वंडरफुल। नेक्स्ट इज डैश पीपल रॉड ऑन द रोलर कोस्टर, तो ऑप्शन है ब्रेव एंड फूल हार्डी। तो इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन जो ज्यादा पॉजिटिव सेंस में आएंगे वो क्या है? ब्रेव। नंबर 3 है वी सा डैश एनिमल्स इन द जू, ऑप्शन हमारे पास है फैसिनेटिंग और वर्ड। मुस्बत सेंस के अंदर क्या है? वो फैसिनेटिंग है, मशहूर कुन, जादू कर देने वाली। नंबर 4 है सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेसेस, तो पहला है हिलोरियस और अम्यूजिंग। तो दोनों में पॉजिटिव देखें कौन सा है। हिलोरियस मतलब बदनुमा, खौफनाक, डरावना, और अम्यूजिंग मतलब कि अच्छे सेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंस के अंदर खुशकुन। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? अम्यूजिंग। नंबर 5 पे है एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास स्माइल और स्मिर्क, तो पॉजिटिव सेंस के अंदर कौन सी कॉनोटेशन आ रही है? स्माइल। नेक्स्ट कहता है कि विच कॉनोटेशन इज मोर नेगेटिव, ऊपर आप देख के आए थे पॉजिटिव, अब है नेगेटिव। तो पहला सेंटेंस उसने दिया है कि वी बॉट डैश souvenir एट द ख्योरा माइंस, तो ऑप्शन हमारे पास चीप और इनएक्सपेंसिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंस के अंदर आ रहा है वो क्या है? इनएक्सपेंसिव। आई एट डैश सैंडविच, ऑप्शन है सॉगी एंड मॉइस्ट, तो राइट ऑप्शन इज सॉगी। आई डोंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस, ऑप्शन हमारे पास स्मिर्क और ग्रीन। तो नेगेटिव सेंस के अंदर नेगेटिव जो कॉनोटेशन है वो क्या होगी? ग्रीन। नंबर 4 है इट मेड मी फील डैश, ऑप्शन है अनईजी और फ्राइटन, सो द राइट ऑप्शन इज फ्राइटन। बहुत नेगेटिव हमने देखना है। इसके बाद कहता है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, मंदरजा झैल अल्फाज हैं उनके मुतरादिफात लिखें। वर्ड कौन कौन से हैं? शाइन है, ब्राइट है, नॉइज है और लवली है। तो शाइन को पहले हम देखते हैं, शाइन से रिलेटेड कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं। शाइन से ग्लो हो सकता है, फ्लैश हो सकता है, स्पार्कल और ग्लिटर हो सकता है। ठीक है, उसने हमें सिनोनिम्स का वर्ड इस्तेमाल किया है, आप 2 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं और इससे ज्यादा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 है ब्राइट, ब्राइट इससे हम क्या सिनोनिम बना सकते हैं? ग्लोविंग, शाइनिंग, रेडिएंट। नंबर 3 पे है नॉइज, नॉइज से साउंड, लाउड वॉइस और आउट क्राई यू कैन से। और नंबर 4 पे है लवली, लवली से चार्मिंग, प्रिटी, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या है कि व्हाट डज द पोएट हियर, शायर क्या सुनता है। तो आपने पढ़ा था कि शायर क्या सुनता है, आंसर है द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग आउट द टॉप लीव्स, शायर ऊपर के हरे भरे पत्तों पर बारिश के कतरे गिरने की आवाज सुनता है। नंबर 2 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ स्वीट नॉइज, शायर के मुताबिक खुशगवार शोर क्या है। तो आंसर है द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स इज स्वीट नॉइज, कि बारिश के कतरों की आवाज सुहाना शोर है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, कि बारिश रुकने के बाद क्या होगा। तो ये भी आपने पोइम के अंदर पढ़ा था, शायर ने कहा था कि इट विल बी अ लवली साइट आफ्टर द रेन स्टॉप्स, कि बारिश रुकने के बाद ये एक बड़ा ही दिलकश नज़ारा होगा जब सूरज निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन, कि बारिश के बाद सूरज कैसे तलू होता है। तो आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट विद अ वंडरस लाइट, कि बारिश के बाद सूरज एक हैरान कुन रोशनी के साथ तलू होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 के हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, कि रोशनी कतरों को कैसे पुर करती है। तो आंसर है द लाइट फिल्स ऑल डार्क ड्रॉप्स, दे बिगेन टू शाइन लाइक पर्ल्स, कि हैरान कुन रोशनी तारीक कतरों को भर देगी। जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी तमाम तारीक कतरों को भर देगी और वो मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक द सीन लवली, क्या चीज मंजर को दिलकश बना देती है। इसका जो आंसर होगा कि आफ्टर द रेन सन लाइट मेक द सीन लवली, कि बारिश के बाद सूरज की रोशनी जो है वो मंजर को खूबसूरत बना देती है।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, उसमें टॉपिक है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इस्तिआरा। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच in which an implied comparison is made between two unlike things, कि इस्तिआरा जिसमें दो मुतज़ाद चीज़ों के माबैन मवाजना किया जाता है, एक तशबीहाती ज़ुबान है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ लाइन इन द बैटल। मैं यहाँ पर आपको सिमिली और मेटाफर दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे पहले मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सिमिली होती है जब आप दो चीज़ों को, दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ एज और लाइक, कि जब एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल करते हुए आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो तो वो होती है सिमिली, ठीक है। लेकिन जब आप एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर कर देते हो तो वो होता है मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है, ही वॉज अ लाइन इन द बैटल। अब यहाँ पर ये क्या है, हमने ही को लाइन के साथ कंपेयर किया, ठीक है, और हमने एज और लाइक का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये है मेटाफर। अगर ये यू होता कि ही इज एज ब्रेव एज लाइन, तो ये होती सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के अंदर, द स्ट्राइकर वॉज अ गोल मशीन, कि जो फुटबॉल के अंदर जो स्ट्राइकर था वो तो गोल मशीन साबित हुआ। नंबर 3 है, द मून वॉज अ मिस्टी शैडो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर किया गया है, इसी को हम मेटाफर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आगे एक एक्सरसाइज आ रही है कि सिलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द मेटाफर एज इट इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस, कि वो ऑप्शन मुंतखब करें जो इस्तिआरा के मानी की वजाहत करता है, जैसा कि जुमले में इस्तेमाल होता है। जुमला हमारे पास क्या है कि जुनेद इज एन ऑक्स, द मेटाफर इज एन ऑक्स मीन्स, कि जुनेद जो है वो तो एक ऑक्स है, एक बैल है। इससे क्या मुराद है? तो ऑप्शन है जुनेद इज डेफ, क्या वो डेफ है? जुनेद इज वीक, क्या वो वीक है? सी है जुनेद इज स्ट्रॉन्ग, तो क्या है राइट ऑप्शन? क्या होगा कि जुनेद इज स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 है, वलीद इज अ रियल काउच पोटैटो, द मेटाफर काउच पोटैटो मीन्स, काउच पोटैटो से क्या मुराद है कि वलीद क्या है? नंबर 1 है, वलीद इज ऑलवेज बिजी विद सम एक्टिविटी, नो राइट ऑप्शन। वलीद इज लेजी, तो काउच पोटैटो कहते हैं सुस्त इंसान को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वलीद इज लेजी। और नंबर 3 है कि वलीद लाइक्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले। सेंटेंस नंबर 3 है, शाहिद इज अ वोल्केनो आफ्टर हियरिंग हिज ब्रदर बोरोड हिज कार विदाउट परमिशन, तो द मेटाफर शाहिद इज अ वोल्केनो मीन्स, इससे क्या मुराद है? ऑप्शन हमारे पास शाहिद इज एंग्री, नंबर बी है शाहिद लिव्स इन जापान, नंबर 3 शाहिद हैज अ ट्रायंगल हेड, तो राइट ऑप्शन होगा शाहिद इज एंग्री। नंबर 4 है, लुबना इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, द मेटाफर लुबना इज द एप्पल मीन्स, द एप्पल से क्या मुराद होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन है हमारे पास कि लुबना इज लव्ड बाय हर फादर, नंबर बी है कि लुबना's फादर इज मैड एट हर, और नंबर 3 है कि लुबना हैज एन एप्पल ट्री इन हर यार्ड, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? नंबर ए, लुबना इज लवली बाय हर फादर। एप्पल पाई क्या होता है? आंख का तारा होना, बड़ा अजीज होना, बड़ा प्यारा होना। तो उसके बाद नंबर 5 आता है कि मारिया वॉज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट वॉज हिट बाय अ कार, द मेटाफर फीलिंग ब्लू मीन्स, इससे क्या मुराद है? तो ऑप्शन है हमारे पास, मारिया डिड नॉट लाइक कार्स, नंबर बी मारिया वॉज सैड, नंबर 3 मारिया वोर ब्लू फ्रॉक, तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि मारिया वॉज सैड। इसके बाद नंबर 6 आता है, फ्राज इज अ जायंट इन हिज क्लास towering a foot over his classmate, the metaphor Fraz is a giant means, Fraz is a giant, इससे क्या मुराद है? ऑप्शन हमारे पास कि Fraz is short, नंबर बी है Fraz is from a fairy tale, और नंबर 3 है कि Fraz is tall, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? Fraz is tall। giant होने से क्या मुराद है? कि उसका कद लंबा है। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट आता है कि आइडेंटिफाई यूज ऑफ मेटाफर इन द पोएम एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज, कि इस पोएम के अंदर रिच लीव्स से क्या मुराद ली जाती है? तो आंसर है कि रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच पीपल इन द सोसाइटी, वेरी सिंपल। नंबर 2 है कि व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, कि पुअर लीव किस चीज़ के लिए जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, किस चीज़ का मुखाफिफ है ये? तो द पुअर लीव्स सिंबलाइज द पुअर, वेरी सिंपल। नंबर 3 है कि व्हाट डज द सन सिंबलाइज, सन किस चीज़ का सिंबलाइज है? तो आंसर है द सन सिंबलाइजेज
इक्वालिटी एंड काइंडनेस, कि सन जो है वो बराबरी, मसावात और रहमदिली की जो है वो अलामत है। इसके बाद डी पार्ट हमारे पास आ रहा है कि आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। अब पहले आपको बता दूं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि जब हम किसी बेजान चीज को किसी जानदार की खसूसियत दे देते हैं। व्हेन वी गिव द लिविंग क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के कान होते हैं, तो ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है कि हमने एक बेजान चीज को एक जानदार की खसूसियत दे दी। ठीक है, अब इस चीज को कहते जहन में रखते हुए मंदरजा झैल सवालों के जवाब देने हैं आपने। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑब्जेक्ट इज बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम, कि नज़म के अंदर कौन सी चीज की जो है तजसीम की जा रही है। तो आंसर है रिच लीव्स आर एज रिच पीपल पर्सोनिफाइड इन द पोएम, के नज़म के अंदर सरसब्ज पत्तों की बतौर अमीर आदमियों की तजसीम की गई है। इसके बाद नंबर 2 है विच ह्यूमन ट्रेट्स आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट, इस चीज में कौन सी इंसानी सिफात दी गई हैं। तो द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज गिवन टू द लीव्स, के पत्तों को इंसानों की पानी पीने की जो खसूसियत है वो दी गई है। इसी वजह से हमने उसको पर्सोनिफाई कहा है कि हमने एक बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्ब के टॉपिक के हवाले से अक्सर इससे रिलेटेड 9th और 10th के अंदर क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनके फेल मुतअद्दी और फेल लाजिम से क्या मुराद है। तो पहले हम दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि इट इज अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसा वर्ब कि जब हम वर्ब के ऊपर रुकें, उसको हम जुमले को पढ़ें, तो उसके आगे लाजमी तौर पर या तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो या ऑब्जेक्ट आ सकता हो। ये दोनों कंडीशन आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि इट इज अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हमें दी गई है और पूछा गया है क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो पिक आउट द वर्ब इन ईच सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, द सन शाइन्स ब्राइट। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, शाइन। अब शाइन तक आके आप फिक्रे को पढ़ें, द सन शाइन, सूरज चमकता है। ठीक है, अब आगे ब्राइट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। कीप इन माइंड ऑब्जेक्ट हमें क्या या किसे का जवाब देता है। किसका जवाब देता है, क्या या किसे का। तो जब हम पढ़ते हैं द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, अब आगे क्या या किसे का आंसर हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब शाइन्स क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, आई हेयर अ नॉइज, वर्ब इसमें क्या आ रहा है, हेयर। अब मैं फिक्रे को पढ़ता हूँ, आई हेयर, मैं सुनता हूँ। जब मैंने यहाँ तक बात मुकम्मल की तो मेरे जहन में सवाल आया कि मैं क्या सुनता हूँ। ठीक है, तो उस क्या का आंसर क्या है, आ नॉइज। तो आ नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अली ड्राइव्स द कार केयरफुली, अब इसमें वर्ब क्या आ रहा है, ड्राइव्स। अब हम फिक्रे को पढ़ते हैं, अली ड्राइव्स, अली चलाता है। ऑटोमेटिकली हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि वो क्या चलाता है, तो उसका आंसर हमारे पास मौजूद है, द कार। इट्स मीन का कार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्ब कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव। नंबर 4 पे है यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, यू गॉट एंग्री। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, आपको क्या या किसी का जवाब में नहीं मिल रहा, इट्स मीन इट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 5 है सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। अब सरमद एट, सरमद ने खाई, क्या खाई, क्या का आंसर क्या है, अ लॉट ऑफ स्वीट्स। इट्स मीन के ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नंबर 6 है एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस। एवरीवन ट्राइड, हर किसी ने कोशिश की। अब कोशिश की, अब आगे क्या या किसे का जवाब, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्या कोशिश की या किसे कोशिश की, ये सवाल पैदा नहीं होता। इट्स मीन कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नंबर 7 है शी नोज द सीक्रेट। शी नोज, वो जानती है, क्या जानती है, द सीक्रेट। ऑब्जेक्ट आ गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली, कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रांजिटिव भी यूज होते हैं, वो इनट्रांजिटिव भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, शी हैंग्स द पेंटिंग ऑन द वॉल,
शी हैंग्स वो लटकाती है, क्या लटकाती है? द पेंटिंग ऑन द वॉल। तो द पेंटिंग हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर हैंग्स एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर आया है। नीचे वाले फिक्रे को देखते हैं, द पेंटिंग हैंग्स, पेंटिंग जो है वो लटकाई जाती है ऑन द वॉल। अब ऑन द वॉल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमें जवाब दे रहा है कि वो पेंटिंग कहाँ लटकाई जाती है। तो कहाँ का नहीं बल्कि क्या या किसे, अगर क्या या किसे का जवाब आ रहा तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। अब देखिए हैंग ऊपर एज अ ट्रांजिटिव वर्ब आया और नीचे एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब आया। तो यही उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि इन एग्जांपल ए हैंग्स इज अ ट्रांजिटिव वर्ब व्हिच पासेस द एक्शन टू द नाउन पेंटिंग। इन एग्जांपल बी हैंग्स इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद कहता है कि मेक टू सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, यूज दिस फर्स्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड देन एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको अल्फाज दिए गए हैं, पहले आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें। वर्ड कौन कौन से हैं? राइट, प्ले, सिंग, रीड, प्लान और मूव। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? राइट। अब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं, शी रॉट इमीडिएटली, उसने लिखा फौरन। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्या या किसी का जवाब नहीं आ रहा, इस मीन कि यहाँ पर रॉट इंट्रांजिटिव वर्ब है। और नीचे है ही रॉट अ लेटर, ही रोट उसने लिखा, क्या लिखा? अ लेटर, तो इट्स मीन ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है प्ले। प्ले से हम सेंटेंस बनाते हैं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। अब क्या आंसर आ गया हमारे पास, इट्स मीन कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। बी के अंदर कहता है द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब इन द प्लेग्राउंड ये हमें कहाँ का आंसर दे रहे हैं, ना कि क्या या किसे का, इट्स मीन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से आगे आपको पहचान होगी। अब मैं फिक्रात को पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि ट्रांजिटिव है ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिंग। सिंग से द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है सिंगिंग। और बी के अंदर द गर्ल्स आर सिंगिंग ब्यूटीफुली, यहाँ पर इंट्रांजिटिव हो गया। रीड से अली रीड्स न्यूज़पेपर, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अली रीड्स इन 10th क्लास, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। प्लान से दे प्लान्ड एजुकेशनल ट्रिप, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और शी ऑलवेज प्लान्स पॉजिटिवली, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आगे आ रहा है मूव, हरकत करना। ही कैन मूव अ बाइक, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और द कैमल मूव्ड स्लोली, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जी नेक्स्ट जो आगे इसका पार्ट आ रहा है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वैसे तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 9th क्लास के अंदर डिटेल के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, उसकी क्या क्या चेंजिंग होती है वो आप जान चुके हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, वी डैश अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस उसने दिया, आगे इसने पास्ट इंडेफिनिट बता दिया हमें। वर्ब इसमें अंदर क्या आ रहा है? टू सेंड, इनका सेंड हमारा वर्ब है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इनके वॉज और वर लगाते हैं, और तमाम पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म भी आता है, ठीक है। तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी वर सेंट, ठीक है। नंबर 2 है दिस कार डैश इट्स टू ओल्ड। आगे आ रहा है नॉट भी लगाना है आपने। वर्ब हमारे पास टू स्टील है, स्टील यानी कि वर्ब है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि वॉज और वर लगेगा, साथ में नॉट भी लगाएंगे, और स्टील की थर्ड फॉर्म हमने स्टोलन लगानी है। तो ये फिक्रा क्या बनेगा? दिस कार वॉज नॉट स्टोलन, इट्स टू ओल्ड। नंबर 3 है न्यू रेस्टोरेंट डैश लास्ट वीक। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस उसने बताया है और कहा है वर्ब हमारे पास क्या है? ओपन। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वॉज और वर्ब के साथ बीइंग को ऐड कर देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते बल्कि साथ में बीइंग को ऐड कर देते हैं। तो ये फिक्रा क्या बनेगा? अ न्यू रेस्टोरेंट वाज बीइंग ओपन्ड लास्ट वीक। नंबर 4 है ही डैश द पार्टी यस्टरडे। आगे फिर पास्ट इंडेफिनिट बताया गया है हमें, पास्ट इंडेफिनिट की तरह हमने इसको जिनके चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। वर्ब हमें इनवाइट दिया गया है तो वही वॉज और वर्ब लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी यस्टरडे। नंबर 5 पे आई डैश द बुक बाय माय फ्रेंड। वर्ब हमारे पास आ रहा है गिव, और इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा समझते हुए आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि इसमें हम बीइंग का ऐड करेंगे, तो फिक्रा ये बनेगा आई वॉज बीइंग गिवन द बुक बाय माय फ्रेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5
उसके जो एक्सरसाइज है, जो उसके मेन टॉपिक्स हैं जिनको समझाना ज़रूरी था, वो हमारा आज कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।